call is now being recorded. Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे थे और उसमें आपने प्रिंसिपल बिहाइंड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो हमने स्टडी किया था। हेल्थ जैफरी ने इन्वेंट किया था, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया में प्रोफेसर लाल जी शाह एंड बी के कश्यप, उनके कंट्रीब्यूशन से आया। सीसीएमबी हैदराबाद, ये आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था कि 0.1% केस में हम एक दूसरे से अलग हैं। मीन्स हमें इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे जीनोम का केवल 0.1% हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है। 3 बिलियन का 0.1% निकाला था तो 3 मिलियन आ गया था। 3 मिलियन नाइट्रोजनस बेस या बेस पेयर हमें एक दूसरे से अलग करते हैं। कहाँ मिलेंगे? इंट्रॉन्स के अंदर मिलेंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस कहलाते हैं। सेल में स्टडी करेंगे तो सेंट्रोमियर, टीलोमियर, वाई क्रोमोसोम, हेट्रोक्रोमेटिन, इन सब जगह पे मिलेंगे। इन सीक्वेंसेस की स्टडी की जाती है तो देखा जाता है कि इनमें रिपीटिशन ऑफ बेस सीक्वेंस है, इसीलिए इनको रेपिटेटिव डीएनए का भी नाम दिया। अब जब इस 0.1% या इंट्रॉनिक डीएनए को बल्क डीएनए से अलग करेंगे बाय यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, तो ग्राफ में ये जो डीएनए है वो हमें माइनर पीक्स की फॉर्म में नजर आता है। इन माइनर पीक्स को सैटेलाइट कहा जाता है एंड दैट्स वाई हमने इनका नाम दे दिया सैटेलाइट डीएनए। फिर सैटेलाइट डीएनए के अंदर जो रेपिटिशन है वो बार बार हो रहा है तो उन्हें टेंडम रिपीट्स बोला। और अगर हम टेंडम रिपीट्स की प्रॉपर्टी को देखें कि कितनी लेंथ का सेगमेंट रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, और उसमें बेस कंपोजिशन क्या है, एटी है या जीसी है। इस बेस पे सैटेलाइट डीएनए दो टाइप के हैं, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। फिर आपने माइक्रो सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था कि वो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहलाते हैं, क्योंकि उनका नंबर वेरी होता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। हाइपर वेरिएबल मतलब बहुत ज़्यादा वेरी करता है। और क्योंकि इनका नंबर इंडिविजुअल में स्पेसिफिक है तो यहाँ से VNTR वर्ड आया, और ये स्पेशली फॉर मिनी सैटेलाइट था। इसमें जो बेस की लेंथ हमने पढ़ी थी, जो रेपिटिशन पढ़ा था, वो 11 to 60 बेस पेयर का होगा, जिसका साइज 0.1 से 20 किलो बेस हो सकता है। इसके दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स होती हैं, सो इट इज फ्लैंक्ड ऑन बोथ साइड बाय रेस्ट्रिक्शन साइट्स, और स्पेसिफिक तो है ही। तो करते ये है कि आप किसी भी पर्सन से जीनोम ले लीजिए, मीन्स हमने 2 इंडिविजुअल का जीनोम लिया, और अगर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको ट्रीट किया तो उसके डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। जहाँ जहाँ रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी वहाँ पे वो कट हो जाएगा तो हमें डीएनए फ्रैगमेंट्स मिल गए। इन्हीं डीएनए फ्रैगमेंट्स के अंदर वो इंट्रॉन वाला या माइक्रो सैटेलाइट वाला VNTR है, पॉसिबली है, ऑब्वियस सी बात है, हो गई। अलग कैसे करेंगे? इनको अलग कर लिया जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, साइज के बेस पे अलग किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, और फिर हम इनको स्टडी कर लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट बन के तैयार हो जाता है। इस पूरी टेक्निक को हम बोलते हैं RSLP, रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमने यहाँ तक सारा कुछ किया था। दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल बिहाइंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब आपको मेथड भी पढ़नी है कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते कैसे हैं, है ना। इसमें क्या क्या मेथड्स यूज होंगे, किस किस स्टेप से किया जाएगा। किसी को डाउट? बोलो सर। जो इंट्रॉन्स के अंदर म्यूटेशन होगा सर, वो इवोल्यूशन में तो कोई हेल्प नहीं करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ इकट्ठा होगा, पाइलअप होगा। इंट्रॉन में कोई भी चीज होगी तो उसका यूज तो कुछ होगा ही नहीं ना। उसका यूज ये है कि आप में हुआ है, बस। अगर हमें ये पढ़ना है कि आप में कितने म्यूटेशन है, मेरे में कितने हैं, तो बस हम ये पढ़ सकते हैं। इसके बेस पे इवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं, बट इसके बेस पे हमारी डेली लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
सर जो VNTR है वो सर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए ना, क्योंकि सर बायोटैक में बताया है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रेस्ट्रिक्शन समझता है। एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोम को फॉलो करता है, वो अपनी जगह ठीक है। VNTR में पैलिंड्रोम होगा या नहीं होगा वो अलग मैटर है। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक को कट करता है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन VNTR में पैलिंड्रोम आएगा नहीं आएगा इट्स क्वेश्चन मार्क। वो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म वेरिएबल है, तो वहां की लाइन वहां यूज करनी है, यहाँ की। तो हमें पढ़नी है सर मेथडोलॉजी, है ना। सर बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, यू कैन कैरी। सर सर ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है सर, ये जब इंट्रॉन के अंदर म्यूटेशन होगा तभी बनेगा या फिर जब म्यूटेशन नहीं होगा तब भी बनेगा? ये दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए बना क्योंकि इंट्रॉन में म्यूटेशन हुआ था, दो अलग अलग पॉइंट हैं। पॉलीमॉर्फिज्म अलग है, म्यूटेशन अलग है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हम मान लीजिए म्यूटेशन तो हुआ, लेकिन अगर वो मोर देन 0.01 पॉपुलेशन में नहीं आया तो उसे आप पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा बोलोगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 पॉपुलेशन में ज्यादा, उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी है तो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, लेकिन म्यूटेशन तो तब भी हुआ होगा। तो ये भी दो अलग अलग बातें हैं। पॉलीमॉर्फिज्म होने के लिए कंडीशन लिखी है आपने कि जो वेरिएशन है, जो म्यूटेशन है, वो मोर देन 0.01 पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ होना चाहिए, देन ऑनली हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड यूज करेंगे। अदरवाइज वेरिएशन है, म्यूटेशन हुआ, बट पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहलाएगा। और सर ये जो हाइपर वेरिएबल रिपीट है सर, ये माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट दोनों में होगा ना? नहीं, अभी तो फिलहाल हमने जो पढ़ा है वो मिनी सैटेलाइट के लिए पढ़ा हुआ है। अभी तो आपको ये याद रखना है कि मिनी सैटेलाइट के लिए है। माइक्रो सैटेलाइट के लिए हाइपर वेरिएबल इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माइक्रो सैटेलाइट में आप सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस ले सकते हो। अगर सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस लिया जाएगा तो उसे हाइपर वेरिएबल नहीं बोला जाएगा। वेरिएशन ज्यादा कब होगा? मान लीजिए आपके पास मिनिमम 11 to 60 है, तो मिनिमम 11 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हो। 11 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की अगर आप वेरिएबिलिटी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बनाओगे, मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर उसके आप पॉसिबल सीक्वेंस लिखोगे, तो 2 की पावर 11 जाएगा। 2 की पावर 11 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आएगा, फिर 8, 16, 32, फिर उसके बाद 64, 126, 256, 512 एंड देन उसके बाद 1.1022। मतलब अगर केवल 11 बेस पेयर का हाइपर वेरिएबल हुआ तो उसमें हाइपर क्यों वर्ड आ रहा है? क्योंकि उससे 1000 से ज्यादा कॉम्बिनेशन आ जाएगी। अब आप कहेंगे सर सिंगल बेस पेयर का वेरिएशन है, तो सिंगल बेस पेयर 2 की पावर 1 करोगे तो 2 ही आएगा ना। तो वेरिएशन फिर वो हाइपर वेरिएबल नहीं कहलाएगा। तो हाइपर वेरिएबल आप जो वर्ड यूज कर रहे हो वो मिनी सैटेलाइट के लिए कर रहे हो, माइक्रो नहीं। तो मेथडोलॉजी में क्या क्या है, जैसे आपने ये लिखा था सेम हम इसी तरीके से लिखेंगे कि हम जीनोम लेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे, फ्रेगमेंट्स निकालेंगे, फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस में ले जाएंगे और उसको रीड करेंगे। लेकिन इसको इलाबोरेट करके पढ़ना है कि एग्जैक्टली मेथडोलॉजी में क्या क्या किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी साइट है, क्रिमिनल साइट हो या जैसा भी हो, किसी भी पर्सन से सैंपल कलेक्शन सबसे पहला होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर आप इसको लिखें तो बेसिकली ये सैंपल कलेक्शन। सर वीडियो ब्लर है। देखो ज्वाइन करके आई थिंक तो दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है सर। कर लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाए। देखिए कुछ क्लियर हो रहा है? सर यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। सो मेथडोलॉजी में फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सैंपल लेना है। दिस इज कॉल्ड सैंपल कलेक्शन। मान लीजिए जिस पर्सन का डीएनए फिंगरप्रिंट लेना है उसका आपने सैंपल कलेक्ट किया। अब सैंपल कलेक्ट में हमें बेसिकली सैंपल में क्या चाहिए, हमें डीएनए चाहिए, डीएनए एक्सट्रैक्शन करना है।
मान लीजिए मेरी बॉडी से ब्लड ले लिया गया, तो ब्लड में से डीएनए निकालना है। अब ब्लड में से डीएनए कहाँ निकलेंगे, तो इसमें एक क्वेश्चन कभी पूछ लिया गया तो आरबीसी नहीं हो सकती, बिकॉज आप जानते ही आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है। तो अगर आपको ब्लड में से डीएनए चाहिए तो डब्ल्यूबीसी पे जाना होगा। या किसी मेल का सीमेन कलेक्ट किया गया है तो स्पर्म का डीएनए मिल जाएगा। स्किन के टिश्यूज अगर हैं या हेयर फॉलिकल हैं तो वो भी सेल्स लिविंग होती हैं, वहां से भी डीएनए मिल जाएगा। तो आप डीएनए को जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो आप डिपेंडिंग ऑन द केस, हेयर फॉलिकल हो सकता है। सर हेयर फॉलिकल तो नॉन लिविंग होता है ना? किसने कहा? सर हेयर हेयर नॉन लिविंग होता है तो। हाँ, बोलो। सर हेयर फॉलिकल मतलब हेयर के जो जो एंड में होता है उसकी बात हो रही है? आपको क्या लगता है हेयर फॉलिकल क्या होता है? आपने जूलॉजी में तो पढ़ा होगा ना। अच्छा सर, हेयर नॉन लिविंग होता है और जो हेयर का फॉलिकल होता है वो लिविंग होता है। हेयर फॉलिकल मतलब हेयर की रूट, नीचे जहाँ व्हाइट पोर्शन जो छोटा सा डॉट होता है वो हेयर फॉलिकल कहलाता है। ऊपर से जितना पोर्शन आप हेयर कटिंग में कट करते हैं वो सिर्फ हेयर है। दैट स्ट्रक्चर इज नॉन लिविंग। नीचे जो व्हाइट पोर्शन है वो लिविंग, न्यूक्लियस उसी में होता है। वो पोर्शन वो है जो स्किन के अंदर होता है। तो हेयर फॉलिकल में आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा, स्किन में आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा, डिपेंडिंग। अब ये सिर्फ एक, क्योंकि बुक्स में लिखा है इसलिए, तो आपको बस याद रखना है कि हमें सैंपल में से बस केवल डीएनए चाहिए। डीएनए हर एक लिविंग सेल में होता है। लिविंग सेल में, अब हर एक लिविंग सेल में, अब जैसे मान लीजिए आप आरबीसी पढ़ते हो कि वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, तो ये सब आपको अपनी एक्सरसाइज खुद ही करनी है कि डीएनए कहाँ से निकाल सकते हैं। जहां से भी है हमें कुल मिला के डीएनए चाहिए, है ना। डीएनए को जब आप इन चीजों से निकालेंगे, सो दिस वन इज कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेशन। मान लीजिए आपको ये तो पता है कि ब्लड में से डीएनए मिल जाएगा, ब्लड में डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी से डीएनए मिल जाएगा। लेकिन डब्ल्यूबीसी को तोड़ के डीएनए कैसे निकालोगे? तो इसके लिए फिर अलग अलग मेथड है आइसोलेशन के लिए। या तो आप केमिकल्स को यूज कर लीजिए, बाय यूजिंग केमिकल्स। केमिकल्स में कुछ डिटर्जेंट्स हैं जिनसे आप डीएनए को सेल तोड़ के निकाल सकते हैं। या इसके अलावा आप पूरी सेल को ही तोड़ दीजिए, उसको हम मैकेनिकल वे कहते हैं, बाय मैकेनिकल वे। मैकेनिकल वे का मतलब है बाय अप्लाइंग प्रेशर। आप सेल को प्रेशर दे दीजिए तो सेल टूट जाएगी, और फिर उसके बाद आप वहां से डीएनए को निकाल सकते हैं। तो आप चाहे तो प्रेशर मैकेनिकल वे को यूज करके कर सकते हैं, फिजिकल वे या केमिकल वे, दोनों में से जैसे चाहें सेल को तोड़ के डीएनए निकाल लीजिए, है ना। अब आपको सीधे सीधे क्या करना है, आपको पता है कि ये पूरा डीएनए है, मतलब इसमें 100% डीएनए है, 99.9% बल्क डीएनए भी है, 0.1% इंट्रॉनिक डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए भी है। सैटेलाइट डीएनए की खास बात है कि जहां जहां पे वो हाइपर वेरिएबल रिपीट आएगा उसके दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन साइट होगी। तो अगर हम पूरे डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कर देंगे तो डीएनए के टुकड़े बन जाएंगे। टुकड़े वहां से बनेंगे जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उनको कट करता होगा, है ना। तो हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। तो थर्ड में आपको क्या करना है, कटिंग द डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की कटिंग कैसे करनी है? बाय यूजिंग वन और मोर। अब ये डिपेंड करता है क्योंकि हमें इतनी टेक्नोलॉजी में जाना नहीं है। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लीजिए या आप दो तीन चार भी ले सकते हैं। वन और मोर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो आपने पूरे डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कर दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब आप ट्रीट करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएंगे? डीएनए फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे। इन्हीं डीएनए फ्रैगमेंट्स के अंदर हैविंग वीएनटीआर, पॉसिबली जो वेरिएबल नंबर ऑफ सर आप टैंडम। प्लीज रिज्वाइन कर लो। मुझे रीजॉइन करना है? मैं कर लेता हूं, बट मुझे लगता है कि सब कुछ ओके है, बट फिर भी मैं कर लेता हूं, आपने बोला है तो। वैसे क्लियर था। बिल्कुल क्लियर था।
मैंने रिज्वाइन कर लिया है, बाकी आप देख लीजिए। सो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमें मिल गए। इन्हीं डीएनए फ्रैगमेंट्स के अंदर वीएनटीआर होंगे। अब इनको करना क्या है, वीएनटीआर को हमें अलग अलग करना है। और अलग अलग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करके करते हैं। उससे क्या होगा, डीएनए के फ्रैगमेंट्स अलग अलग होंगे। और किस बेस पे होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, होती है साइज के बेस पे। डीएनए का साइज जैसे आपने लिखा था, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स का जो साइज बन के आएगा, वीएनटीआर का जो साइज आएगा, वो 0.1 से 20 किलो बेस का होता है। तो इस साइज के बेस पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसको लेके जाएंगे और वहां से ये अलग अलग होंगे। तो अब हमें क्या करना है, डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना है। उन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना है बल्क डीएनए में से जो वीएनटीआर को कैरी करते होंगे, क्योंकि हमें बल्क डीएनए की स्टडी नहीं करनी, हमें वो 0.1% वाला वीएनटीआर चाहिए जिसकी हमें स्टडी करनी है। तो पहले उसको साइज के बेस पे अलग करना है। अलग कैसे करते हैं, उसके लिए फिर हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जैसे टेस्ट ट्यूब में आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, आपको लगा कि आधे घंटे में रिएक्शन पूरी हो गई है, फ्रेगमेंट्स बन गए। आप उस टेस्ट ट्यूब के जो सैंपल है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराएंगे। रन करेंगे तो साइज के बेस पे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी आर यूजिंग एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एजीई एज कहते हैं। तो हमें एज टेक्निक को यूज करनी है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेस पे अलग करते हैं। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है। मैं नेक्स्ट पेज पे एक फिगर से समझा देता हूँ, आपकी बुक में भी बना होगा ये। लाइक दिस की, जैसे ये एक जेल होता है, जैसे वैसलीन होती है उस टाइप का एक जेल आता है, उसे मैग्रोज जेल कहते हैं बायोटेक में। तो ये इसकी कास्टिंग ट्रे होती है। ये दो ग्लास की शीट है, जैसे ये दो ग्लास की शीट है, इनके बीच में हमने इतना गैप के इसको तीन तरफ से टेप लगा दिया। और फिर इस जो गैप है इसमें लिक्विड फॉर्म में जब गर्म होगा एग्रोस जेल तो पोर कर दिया जाएगा, और जब रूम टेम्परेचर पे आएगा तो एग्रोस जेल जो है वो जम जाएगा, थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, इट्स लुक लाइक वैसलीन। तो उस तरीके से ये एग्रोस जेल बन गया। यहाँ पे ऊपर छोटे छोटे स्पेस बना दिए जाते हैं जहां से आप सैंपल को लोड करेंगे। अब डीएनए कैसा होता है, हमने स्टडी किया था शुरू में ही। डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ फास्फोरिक एसिड, एसिडिक मॉलिक्यूल है। तो अगर नीचे पॉजिटिवली चार्ज कैथोड प्लेट होगी और उससे आप जब चार्ज देंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे, तो डीएनए क्या करेगा, वो अपोजिट एंड की तरफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेगा। जितना हैवी डीएनए होगा उतना वो कम मूव करेगा। जितना लाइट डीएनए होगा साइज के बेस पे, क्योंकि ये काम हो रहा है 0.1 to 20 kb, तो मान लीजिए 2 kb का है तो ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, 16 kb का है तो कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो सिंपल रूल है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, सैंपल लोड करेंगे, है ना। ये जगह क्या है, दीज आर फॉर सैंपल लोडिंग। अब जैसे मान लीजिए अलग अलग है, ये सैंपल लोडिंग की गई है। जैसे मान लीजिए एक क्राइम सीन से मिल गया। अब पुलिस के पास दो सस्पेक्ट हैं कि क्राइम सीन पे जो ब्लड मिला पॉसिबली वो इन दो में से किसी एक का होगा। तो कोर्ट की परमिशन से उन दोनों लोगों का सैंपल कलेक्ट किया, उसके बाद हमने वही डाइजेस्ट कर लिया, फ्रैगमेंट्स बना लिए। अब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए जो क्राइम सीन से मिला वो, और यहाँ पे सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2, सस्पेक्ट 3 जितने भी होंगे उनसे क्योंकि मैच करना है, तो यहाँ पे सैंपल को लोड कर दिया। यहाँ पे आपको क्या देना है, सैंपल है। सैंपल का मतलब क्या है, यहाँ पे डीएनए होगा। ये एग्रोस जेल है। अब इस कास्टिंग ट्रे बोलते हैं इसे, इसको रख दिया जाता है एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। ये पॉजिटिवली चार्ज है, और जो डीएनए है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। तो जैसे ही आप करंट देंगे वैसे ही क्या होगा कि साइज के बेस पे यहाँ से जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं वो अलग अलग होंगे। लाइक ये बड़ा हैवी फ्रैगमेंट है तो ये यहाँ तक आया,
ये थोड़ा सा हल्का है तो यहाँ आ गया, ये और हल्का है, ये इस तरीके से बैंड बन के आ जाते हैं। ये मान लीजिए यहाँ है, फिर ये यहाँ बन गया, कुछ भी बना सकते हैं। ये तो आपकी बुक में रैंडम फिगर दिया हुआ है कि इस तरीके से बैंड बन के तैयार हो जाएंगे। ये मान लीजिए चौथा सैंपल है। अब यहाँ से एक मान लीजिए ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर ली, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि ये जो क्राइम सीन वाला है ये पॉसिबली इससे मैच कर रहा है। जितना मोटा ये बैंड है उतना ही मोटा ये है, और जितने बैंड यहाँ बन रहे हैं उतने यहाँ बन रहे हैं। जिस जिस पोजीशन पे ये बन रहे हैं उस पोजीशन पे ये बन रहे हैं। तो एक प्रीलिम लेवल की एक्सरसाइज हो गई कि हाँ हमने अंदाजा लगा लिया कि पॉसिबली ये वाला ही इसके साथ मैच करेगा। ये तो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई बैंड आ ही नहीं रहा, ये नहीं करेगा। ये यहाँ से कर रहा है तो फिर यहाँ से ये नहीं कर रहा है, ये थिकनेस ज्यादा है, ये थिकनेस कम है, तो यहाँ से जो ये थिकनेस है प्रोबेबली ये मैच। तो एक पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हमारे पास केस बन जाता है। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का पर्पस ये होता है कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को साइज के बेस पे अलग करना। और ये सिंपल सी बात है, इसी में लिख दे रहा हूँ कि जब आप स्मॉल पीस को देखेंगे, जो स्मॉलर पीसेस हैं डीएनए के, दे मूव एट द बॉटम, क्योंकि वो हल्के हैं तो वो ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे, बॉटम लाइन की तरफ जाएंगे। और जो हैवियर हैं ये टुवर्ड्स द टॉप होंगे, ऊपर की तरफ ही रहेंगे। तो क्योंकि हम साइज के बेस पे अलग कर रहे हैं तो सिंपल सा है कि जितना हैवी डीएनए का फ्रेगमेंट्स होगा वो उतनी कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, जितना लाइटर फ्रेगमेंट होगा वो उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। क्लियर? अब क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है। अगर मान लीजिए सैंपल कम है, जैसे क्राइम सीन से मिला हमें तो बहुत माइन्यूट अमाउंट में सैंपल मिला था, अब क्राइम तो दोबारा तो नहीं होगा, तो हम प्रिकॉशनरी क्या करते हैं कि यहाँ से जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ये जो क्राइम सीन वाले हैं, इनको आप चाहें तो पीसीआर से एम्पलीफाई करके इनको अलग से स्टोर कर सकते हैं कि अगर बाई चांस ये जेल की कास्टिंग ट्रे टूट गई है ना, इंडिया है, इंडिया में तो कुछ भी हो जाता है कि हैंडल कर रहे थे और हाथ से टूट गई, अब टूट गई तो ये पूरा सैंपल ही खत्म हो गया, क्राइम सीन का सैंपल दोबारा तो मिलेगा नहीं, इसका मतलब केस बंद हो गया। उसमें कोई डॉक्टर की जान तो ले नहीं लोगे कि भाई कास्टिंग ट्रे क्यों टूट गई, ऐसा तो कोई रूल है नहीं कि ट्रे टूट जाएगी तो उसके अगेंस्ट कोई केस आप करना शुरू कर देंगे। तो प्रिकॉशनरी क्या होता है कि सिंपल सा लॉजिक है कि इसका मल्टीप्लीकेशन अगर करना चाहें, इफ एंड बट दोनों कंडीशन है, क्योंकि अगर सैंपल किसी लिविंग पर्सन से लेना है तो आप बार बार भी ले सकते हैं कोर्ट की परमिशन से, बट अगर क्राइम सीन से मिला है या 2 महीने पुराना कोई डेड बॉडी था जो एक्सकेवेट किया गया, उससे हमें बोन से कुछ सैंपल मिला, तो वो दोबारा तो नहीं मिलेगा, डे बाई डे बॉडी डिग्रेड करती जा रही है। तो अकॉर्डिंगली हम उस सैंपल को मल्टीप्लाई अगर करना चाहें तो पीसीआर से आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शनल है, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि हम पीसीआर करेंगे या नहीं करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप इन फ्रेगमेंट्स को मल्टीप्लाई करना चाहें, यहाँ से हमें क्या मिला, फ्रेगमेंट्स ऑफ पार्टिकुलर साइज, क्योंकि हमने साइज के बेस पे अलग कर लिए, जिनके अंदर VNTR है, हैविंग VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, इनको आप चाहें तो दे आर मल्टीप्लाइड यूजिंग PCR। तो इनको आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करना है तो इसके आगे आप कंटिन्यू कर लीजिए कि आपने ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग अलग कर लिए। अब जब आपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग अलग कर लिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये फ्रेगमेंट तो जेल के अंदर है, अब जेल के अंदर है, जेल बहुत सॉफ्ट है, तो आपको ये इमेज किसी पे ट्रांसफर करनी है, किसी पेपर पे या नायलॉन शीट पे करनी है या कोई मेम्ब्रेन पे करनी है, जिससे आप मेम्ब्रेन को फाड़ेंगे तो फटेगी वरना डैमेज नहीं होगी। जेल तो बहुत सॉफ्ट है, इस पे तो आपने अगर फिंगर से टच भी कर दिया तो जैसे वैसलीन पे निशान बन जाते हैं वैसे बन जाएंगे, तो सारा खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से डीएनए के फ्रेगमेंट्स को निकाल के किसी ऐसी चीज पे ले जाना है जिसकी ड्यूरेबिलिटी है, जो इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रेंथ को शो करती है। और ये ध्यान रखना है कि इनकी पोजीशन ना चेंज हो जाए। बेसिकली इसकी हम कॉपी किसी और पे बनाएंगे, लाइक फोटो कॉपी करेंगे। अब फोटो कॉपी करने के लिए यहाँ पे डीएनए को डाइजेस्ट किया गया होगा तो डीएनए कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा।
जब तक डीएनए डबल स्टैंडर्ड है वो तब तक किसी और मॉलिक्यूल के साथ तो बाइंड करेगा नहीं। तो पहले इसे आप सिंगल स्टैंडर्ड बनाएंगे यहीं पे, ऐसे ही बैंड यहीं का यहीं रहे, और यहाँ जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाए तो वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाए। और फिर उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की फोटोकॉपी हम किसी ऐसी चीज पे करेंगे जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ एफिनिटी शो करती हो, सो दैट यहाँ से डीएनए का एक स्ट्रैंड निकल के, सिंगल स्ट्रैंड निकल के उस पे पहुंच जाए। तो इसकी एक कॉपी हमें ऐसी चीज पे मिल जाएगी जो ड्यूरेबिलिटी शो करती है, जिसको हम रिजिडिटी के हिसाब से समझ सकते हैं। तो पहले हमें इसको सिंगल स्टैंडर्ड बनाना है, देन उसके बाद इसको कॉपी करनी है। सिंगल स्टैंडर्ड बनाने का काम क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन, पहले भी पढ़ा है आपको। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अगर हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएंगे तो उसे डीनेचुरेशन कहते हैं। और जब आप यहाँ से इसको ट्रांसफर करेंगे तो वो ब्लॉटिंग कहलाती है। पिछली क्लास में भी लिखा था मैंने सदर्न ब्लॉट, क्योंकि वो सदर्न पर्सन का नाम है जिन्होंने इसको ट्रांसफर करने की टेक्निक दी थी, इसलिए उसको सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, हम इन्हीं डीएनए के फ्रेगमेंट्स को यहीं पे डबल स्टैंडर्ड से क्या बनाएंगे? सिंगल स्टैंडर्ड बनाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीनेचुरेशन का मतलब है डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाना। ये और कैसे करते हैं? दिस इज बाय यूजिंग एल्कली। आप NaOH या KOH के सोल्यूशन में डिप करके कर सकते हैं, और बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग। डीएनए को आप जब गर्म करोगे तो अपने आप हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। या NaOH के सोल्यूशन में डिप कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी कास्टिंग ट्रे को उठा के, एक ट्रे होती है जिसमें NaOH का सोल्यूशन है, उसमें डिप कर देते हैं, 1-2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ एल्कली, डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाएगा। प्रेफरेंस हमेशा इसी की दी जाती है, दिस इज प्रिफर्ड। बिकॉज हाई टेम्परेचर पे डीएनए मेल्ट तो हो जाएगा, लेकिन डीएनए के साथ साथ ये जो एग्रोस जेल है ये भी मेल्ट हो जाएगा। देन प्रोबेबल चांसेस आर देयर कि डीएनए जब मेल्ट होगा तो ये थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, आगे पीछे हो जाए, जो अलाउेबल नहीं है। हमें पोजीशन फिक्स रखनी है। तो इसलिए हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है कि आप एल्कली को यूज करके डीएनए का डीनेचुरेशन कर लें। तो यहीं के यहीं पे डीएनए डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड बन गया। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने का जो टेक्निक है उसको कहते हैं ब्लॉटिंग। और EM सदर्न पर्सन है जिन्होंने ये नाम दिया था, इसलिए इसको सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। यहाँ पे ये वर्ड आएगा सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब है ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम एग्रोस जेल टू, या तो नाइलॉन। नाइलॉन एक सिंथेटिक पॉलीमर है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। नाइलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेल्यूलोज, इसका एक पेपर बनाया जाता है, नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर होगा। इस टेक्निक को दिया था, डिस्कवर्ड बाय EM सदर्न, इसीलिए इसको हम सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, या इसको ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए कहते हैं। तो हम ये करेंगे। कैसे करेंगे कि ये जैसे ये कास्टिंग ट्रे निकाल ली, ये ट्रे, और प्लॉट करने की तरीके बेकिंग जैसे होती है ना, ओवन में जैसे बेक करते हैं, या बिस्किट्स या बन को कभी आपने बेकिंग करते हुए देखा हो, तो वैसे नीचे कुछ ट्रे हैं, उसके ऊपर गत्ते की शीट्स लगा दी, उसके ऊपर ये ट्रे उठा के रख दी, फिर गत्ते की शीट्स लगा दी, फिर ऊपर लगा दी, और थोड़ा सा प्रेस कर दिया, और उसको पूरा हटा के उसको ओवन में डाल दिया। जब ओवन में आप डालेंगे तो बेक करना कहलाते हैं। जब आप बेक करेंगे उसको, तो जो इस शीट पे है, ये शीट पे जो इन्फॉर्मेशन है, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट्स अब बन गए, वो क्योंकि नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन के साथ एफिनिटी शो करते हैं, वो उनके साथ आसानी से बाइंड हो जाते हैं, इसलिए इन बैंड पे जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा वो नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन पे आके बाइंड कर जाएगा। जब बाइंड कर जाएगा तो वो शीट हम 2-3 घंटे के बाद निकाल देंगे। तो अब जो बैंड
विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड थिकनेस नंबर, वही सारा हमें कहाँ मिल गया, नायलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्यूलोज पे मिल गया, क्योंकि ये पेपर है, नायलॉन एक सिंथेटिक पॉलीमर है, तो इसलिए अगर आप इसको फाड़ोगे भी तो फटेगा तो है नहीं, जब तक जलाओगे नहीं तब तक डैमेज नहीं होगा। मतलब एज कम्पेयर टू जेल इट इज मोर इजियर एंड सेफ कि हम उसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दें, तो उसको बोलते हैं हम सदर्न ब्लॉटिंग। ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, अगर हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ये क्या है, हमारे पास एक जेल है, जेल के अंदर विद साइज फ्रैक्शनेटेड डीएनए, हमारे पास एक ऐसा डीएनए के फ्रैक्शंस हैं, फ्रैगमेंट हैं जो साइज के हिसाब से, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको अप्लाई करना है ऑन ए शीट ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, बेकिंग करना है आपको, then these are baked permanently, बेकिंग करेंगे तो उसका पर्पस क्या होगा, टू अटैच डीएनए विद शीट, जो नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन के लिए आपने वो, और जब ये बेकिंग हो जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉट। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो बैंड है, वो एक नायलॉन की मेम्ब्रेन पे आ गए, हमने एक फोटोकॉपी बना दी, तो हमारे पास नायलॉन पे जो है वो ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया, जैसे जेल पे बना था वैसे अब नायलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्यूलोज पे आ गया, इसको हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉट, है ना। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए जो टेक्निक है वो सदर्न ब्लॉट कहलाती है। ऐसे कभी पूछ लिया जाए आपसे कि आरएनए को मान लीजिए अलग करते, यहाँ तो नहीं करते, आपके सिलेबस में नहीं है, बट आरएनए के फ्रेगमेंट्स को भी आइसोलेट किया जा सकता है, तो क्योंकि ये सदर्न है तो उसको बोल दिया गया नदर्न ब्लॉट, उल्टा, डीएनए का उल्टा आरएनए है तो सदर्न का उल्टा नदर्न लिख दिया गया। हालांकि सदर्न पर्सन का नाम है, नदर्न किसी पर्सन का नाम नहीं है, नदर्न कोई साइंटिस्ट नहीं है, ईएम सदर्न पर्सन का नाम है जिन्होंने इस ब्लॉटिंग टेक्निक को दिया। अब क्या करना है, अब हमें इसको रीड करना है, इसको पढ़ना है कि ये सदर्न ब्लॉट को एनालाइज कैसे करेंगे, है ना। ये मान लेते हैं कि ये शीट ऑफ पेपर है जिस पर बैंड्स बने हुए हैं, बैंड्स की थिकनेस, बैंड का नंबर, और फिर बैंड की सीक्वेंसिंग भी करके देखनी पड़ेगी क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद मेथडोलॉजी में क्या आएगा कि आप इस सदर्न ब्लॉट को एनालाइज कैसे करोगे। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो दैट इज एनालिसिस ऑफ सदर्न ब्लॉट। हम सदर्न ब्लॉट को एनालाइज कैसे कर रहे हैं, इसको एनालाइज कैसे करेंगे, डीएनए विजिबल लाइट के अंदर विजिबल नहीं होता, मतलब अगर आप ट्यूब लाइट में या जो आर्टिफिशियल लाइट यूज कर रहे हैं, डे लाइट में अगर आप डीएनए को देखोगे तो दिखाई नहीं देगा आपको, ये फ्रैगमेंट जैसे ये दिखाई मैंने बना दिए ना, ऐसे आपको दिखाई नहीं देंगे, ये तो मैंने बना दिया आपको समझाने के हिसाब से, बट एक्चुअली ये जेल के ऊपर या ट्रे के ऊपर, ये नाइट्रोसेल्यूलोज के ऊपर आपको फ्रैगमेंट्स नहीं दिखाई देंगे, तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक आप इनको कलर नहीं देंगे। तो या तो इन फ्रैगमेंट्स को हम एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो डीएनए को कलर देता हो उससे ट्रीट कर दीजिए तो आपको ये कलर दिखाई देगा, लेकिन डीएनए का कलर विजिबल लाइट में नहीं होता, वो यूवी लाइट के अंदर देखा जाता है, तो आपको अंधेरे में अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन करके डीएनए को आप कलर देके देख सकते हो। या दूसरा तरीका क्या है कि ये जो शीट पे डीएनए के फ्रैगमेंट्स है ये सिंगल स्टैंडर्ड है, अगर हम इनको प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज कर दें, प्रोब क्या होता है, प्रोब एक छोटा सा डीएनए होता है जिसका सीक्वेंस ऑलरेडी हमें पता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोब्स पहले से बने हुए हैं, तो जब आप प्रोब के साथ इस डीएनए फिंगरप्रिंट को ट्रीट करोगे तो प्रोब जिस भी सीक्वेंस से बाइंड कर जाएगा, तो क्योंकि प्रोब का सीक्वेंस पता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा तभी तो बाइंड करेगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, प्रोब एक ऐसा डीएनए का छोटा स्ट्रैंड है जो हमने बनाया जिसका सीक्वेंस हमें पता है, और वो जिससे बाइंड करेगा तो इसका मतलब है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो बाइंड करेगा वरना नहीं करेगा, और प्रोब को हमने रेडियो एक्टिव बना रखा है तो आप अल्ट्रावायलेट लाइट में उस रेडियो एक्टिव प्रोब को देख सकते हो, जब प्रोब दिखाई देगा तो प्रोब से बाइंड किया हुआ डीएनए भी होगा,
डीएनए नहीं दिखाई देगा, दिखाई केवल प्रोब दिखाई देगा, लेकिन प्रोब वहीं बाइंड करेगा जहां पे डीएनए का सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री आता होगा, वरना डीएनए से वो बाइंड ही नहीं करेगा। तो बेसिकली हम प्रोब को रिकॉग्नाइज करेंगे और प्रोब के साथ साथ हमें डीएनए भी मिल जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कलर देके भी तो ये काम कर ही सकते थे, बट कलर के साथ क्या होगा, केवल हमें फ्रैगमेंट का साइज और नंबर पता चलेगा। प्रोब से हमें उस वीएनटीआर का सीक्वेंस भी पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये है कि ये डीएनए का स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके साथ मान लीजिए ये प्रोब आके बाइंड कर गया, प्रोब को आपने रेडियो एक्टिव दे रखा है, क्योंकि हमें इसका सीक्वेंस पता है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो हमें इसका सीक्वेंस पता चल जाएगा। और अगर हम कलर देते तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है, आपने इसको डाई से कलर कर दिया तो पता चला ये ऑरेंज कलर की डाई थी, तो हमें डीएनए का फ्रेगमेंट ऑरेंज दिखाई देगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एक ऑरेंज कलर का फ्रेगमेंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, बट यहाँ है या यहाँ है, तो आपको पता है कि ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये क्राइम सीन से मिला और ये किसी पर्सन का है, तो पुलिस ने या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने ये कंक्लूड कर लिया कि ये वाला पर्सन जो है वो क्राइम सीन पे प्रेजेंट होगा। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि ये तो केवल साइज के बेस पे है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर 11 बेस पेयर लॉन्ग है तो हो सकता है कि यहाँ पे 6 एडेनिन हो और 5 थाइमीन हो, और ये भी क्योंकि 11 है, साइज तो दोनों का बराबर ही है, सेम विड्थ आ रही है, सेम पोजीशन आ रही है ये भी 11 बेस पेयर का, बट हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो 5 एडेनिन हो और 6 थाइमीन हो, तो ये दोनों सीक्वेंस अलग अलग हुए ना। तो आप बाई मिस्टेक किसी और को सजा दे रहे हो जिसने शायद ये क्राइम किया भी नहीं है, डीएनए फिंगरप्रिंट उसको क्रिमिनल बना देगा। तो ऐसा ना हो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इसका सीक्वेंस पता करेंगे, और सीक्वेंस का फिर पता करने का एक ही ऑप्शन है कि आप प्रोब से ट्रीट करिए, क्योंकि प्रोब का सीक्वेंस पता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ होगा तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसलिए हम एनालिसिस में प्रेफरेंस किसको देते हैं, प्रोब को देते हैं, कि आप प्रोब के साथ इसको रेडियो लेवल प्रोब के साथ ट्रीट कर दीजिए, देन आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हमें एक चाहिए, देयर इज ए रेडियो एक्टिव प्रोब, ये जेनेटिक है, having repeated base sequence, complementary टू पॉसिबल वीएनटीआर। हमारी बॉडी में कितने वीएनटीआर हैं और कैसे होते हैं वो सब हमें पहले से पता है, तो इन्हीं वीएनटीआर का हमने एक प्रोब बना रखा है, उसको यूज किया जाएगा। इज यूज्ड, करना क्या है, इस प्रोब से जब आप करेंगे तो उससे होगा क्या, हम डीएनए को हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज द डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड है तो ऑलरेडी वो जो नॉन जेनेटिक प्रोब होगा उसके साथ बाइंड कर जाएगा। ये डीएनए फ्रेगमेंट्स कहाँ थे, ऑन शीट, नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन शीट पे ऑलरेडी डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, उनको इनके साथ ट्रीट कर देना है, तो ये डीएनए फ्रेगमेंट का प्रोब के साथ हाइब्रिड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिला VNTR प्रोब हाइब्रिड्स, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, VNTR के अंदर क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है जो प्रोब के साथ बाइंड कर गया और हमें हाइब्रिड बन गए, मिल गए। आप चाहें अब आप, क्योंकि प्रोब के सोल्यूशन में जब आप डिप करोगे तो जो प्रोब बाइंड करना होगा वो बाइंड कर जाएगा, एक्स्ट्रा प्रोब को रिमूव करना है, नायलॉन क्योंकि एक प्लास्टिक पॉलीमर है, तो आप इस शीट को वॉश कर दीजिए, जो बाइंड कर चुका है वो तो रहेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोब होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसके बाद क्या करना है, जो नायलॉन शीट है उसको वॉश कर दिया जाएगा टू रिमूव एक्स्ट्रा प्रोब। फिर इसका आप अगर एक्सरे फिल्म आपने देखा होगा, एक्सरे फिल्म तो हार्ड प्लास्टिक होती है, उसको तो आप काट सकते हो, और काटने के बाद भी एक्सरे जो होता है बोन्स वगैरह का वो कहीं नहीं जाता,
और वो कभी खराब नहीं होती फिल्म। तो आप चाहें तो इस शीट का एक्सरे खींच के रख लीजिए, तो वो भी ऑप्शन एनसीईआरटी ने दे रखा है। इसके बाद आप एक एक्सरे फिल्म पे एक्सपोज कर सकते हैं। इज एक्सपोज्ड टू नायलॉन मेम्ब्रेन, nylon sheet to mark places where, जहां जहां रेडियो एक्टिव, जो प्रोब में रेडियो एक्टिविटी थी वो डीएनए प्रोब्स हैव बाउंड टू वीएनटीआर। वीएनटीआर कहाँ थे? डीएनए फ्रैगमेंट्स में। और ये जब आप एक्सरे पे जैसे होता ही है कि बोन्स लाइट दिखाई देती हैं, बाकी बैकग्राउंड डार्क दिखाई देता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज टाइप की बनाती है। तो जो दीज प्लेसेस हैं मार्क एज डार्क बैंड, ये आपको बड़े बड़े बैंड दिखाई देंगे जब भी आप एक्सरे को देखोगे। व्हेन एक्सरे फिल्म इज डेवलप्ड, होता है ना पहले जैसे कैमरा आते थे, आजकल तो डिजिटल का ट्रेंड आ गया। पुराने कैमरे में रील लगती थी, उस रील को फिर हम वॉश करते थे। पुराने टाइम पे फोटो बनाने के लिए एक नेगेटिव होता था कि फोटो का ये नेगेटिव है और इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो एक्सरे पे खींच लिया, फिर आप एक्सरे को अगर प्रिंट करना चाहो तो आपको डार्क बैंड की फॉर्म में जो है वो दिखाई देंगे। ये जो डार्क बैंड है ऑन एक्सरे फिल्म, इसी को हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंट। तो हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंट बन के आ गया। क्लियर? बस ये मेथडोलॉजी है। अगर आप इसके यूज लिखना चाहें तो वैसे तो बुक में दिए हैं और आप जानते ही हैं कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज कहाँ कहाँ करते हैं, व्हाट आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उनमें आप लिख सकते हैं कि सबसे पहला तो वही था फॉरेंसिक साइंसेस, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड फोरेंसिक्स। जैसे रेप या मर्डर के केसेस होते हैं तो उसमें आप फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं। तो डीएनए मैच कर जाएगा तो अकॉर्डिंगली रेप किया होगा किसी पर्सन ने या मर्डर किया होगा, तो उन चीजों को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा यूज किया जाता है वो मैंने बताया पैटर्नल मैटरनल डिस्प्यूट्स। ये हॉस्पिटल में बेबी है जैसे होते हैं, बच्चे चोरी हो गए तो कौन सा किसका बेबी है या नहीं है, या कुछ प्रॉपर्टीज के इश्यू आते हैं, कुछ आप कह सकते हैं एक लीगल मैरिजेस होती हैं, कुछ इलीगल मैरिजेस भी हैं, तो फिर उनसे होने वाले बच्चों को प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो बच्चा उनका है भी या नहीं है। इन सब बातों को सॉल्व करने में अगर बायोलॉजिकल सन या फादर पता करने के लिए, मदर पता करने के लिए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करना है तो किया जाता है। दिस इज कॉल्ड सॉल्विंग द केसेस ऑफ डिस्प्यूटेड paternity and maternity। इसके अलावा जो इवोल्यूशन है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला था ह्यूमन माइग्रेशन है ना, आजकल बहुत हॉट टॉपिक है कि ह्यूमन का माइग्रेशन कैसे हुआ।
अफ्रीकन ओरिजिन है ह्यूमन का, ये सब जानते हैं, आपको भी पढ़ाया जाता है कि होमोसेपियंस अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ एंड दैट इंडिविजुअल वाज निग्रोस। अब अफ्रीका से होके फिर पूरे अर्थ को कॉलोनाइज किया है, अलग अलग बेल्ट में ह्यूमन है, तो अफ्रीका से निकल के वो कहाँ गया और फिर किस किस तरीके से अलग अलग कॉन्टिनेंट या अलग अलग कंट्री को, जो आज के हिसाब से कंट्री है, बेसिकली वहां माइग्रेट करके गया, तो क्या क्या उस टाइम पे पॉसिबिलिटीज रही होंगी। तो ये जो पूरा रोल है एवोल्यूशनरी स्टडीज ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन, इसको हम जीनोग्राफी बोलते हैं, उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रोल है। हम डीएनए को लोकेट करके प्रॉबेबली हम म्यूटेशंस या वेरिएशंस की स्टडी करके ये पता कर पाए होंगे कि ये म्यूटेशन अगर हुआ है तो प्रॉबेबली ये फिजिकल या केमिकल म्यूटेशन होगा। अब ये वाली बेल्ट जिस एरिया में होगी तो वहाँ ह्यूमन रहा होगा। तो ऐसे लाइंस को ट्रेस करके हम ये पता कर पाए कि ह्यूमन कहाँ कहाँ माइग्रेट किया सिंस इट्स ओरिजिन। इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी स्टडी। स्टडीज ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन। इन सब में आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज है कर सकते हैं। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है, बट इंडिया जैसे कंट्री में तो कोई नहीं कराएगा। जैसे आपका आई कार्ड होता है, वैसे बहुत सारे डेवलप कंट्री के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास जो रिकॉर्ड होता है बेसिकली वो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। जैसे आप मूवीज वगैरह में कभी देखते हो, एक सेफ है, उसका लॉकर तभी खुलेगा, हाई प्रोफाइल है, पैसा नहीं है, पैसे से ज्यादा डेटा इंपॉर्टेंट है आजकल। तो उसमें कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको ओपन करने के लिए जब तक साइंटिस्ट का डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं रीड किया जाएगा तब तक वो ओपन ही नहीं होगा। तो वहाँ पे इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है कि आप जैसे आप फिंगर को स्कैन करते हैं, मान लीजिए थंब इम्प्रेशन मशीन होती है, अपने कैलविन में भी किया होगा कभी, तो उसमें होता ही है कि एक पिन लगी होती है, आपका ब्लड बेसिकली 1 ml निकल के आएगा, एक ड्रॉप ब्लड की ली जाएगी, इमीडिएटली वो ब्लड सैंपल आपका मशीन के अंदर जाके डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल के बारकोड देगा। अगर वो ऑलरेडी फीड बारकोड से मैच करता होगा तो ही वो लॉकर ओपन होगा या वो ड्रॉर खुलेगी या नहीं खुलेगी, लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, कि आपकी अपनी पहचान, आपके फिंगरप्रिंट्स, रेटिना, ये सब तो पुराने हो गए कि आप स्किन से पहचान रहे हैं या आप आई में रेटिना की स्कैनिंग कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, डीएनए फिंगर, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंट किसी का नहीं बदल सकते हैं आप, ब्लड किसी का थोड़ा लेके घूमोगे अपने साथ। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। हो गया डीएनए फिंगरप्रिंट। किसी को कुछ डाउट हो तो बताइए। फॉरेंसिक साइंस लिखा, फॉरेंसिक्स लिखा, फॉरेंसिक साइंसेस लिख सकते। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर। सर आप लास्ट क्लास में बता रहे थे कि फिंगरप्रिंट बिगाड़ सकते हैं, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, बिगाड़ सकते हैं। सर वो क्या था? मेरे स्किन के फिंगरप्रिंट्स है, मुझे अगर बिगाड़ना है तो मुझे क्या करना होगा, आप बताओ, ये कैसे बिगड़ेंगे? सर ब्लेड वगैरह से। ब्लेड से तो कट लग जाएगा एक्चुअली, यस सर। फिर कट का निशान आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि मैंने काटा है, इसलिए फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा। सर मतलब ऐसे निशान बिगाड़ने की वो ट्रांसफर भी हो सके हैं। मान लीजिए मुझे किसी ग्लास को होल्ड करना है, मुझे कोई क्राइम करना है और मैं नहीं चाहता मेरे फिंगरप्रिंट आए, तो आप ग्लव्स पहन लेते हैं। सर टैटू से। टैटू से भी बिगड़ जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर की, वो उसको भी रीड कर लेती है। वैसे तो एक आसान तरीका ये भी है कि आप मेहंदी लगा लीजिए, तो जो ये रिजिट्स है ना, इनके Yes, अंदर sir. जो मेहंदी का कलर भरता है क्रोमोजेनिक डाई, और मेहंदी लगा के अगर आप अपनी मान लीजिए मशीन पे अटेंडेंस लगाना चाहें तो नहीं लगेगी, नहीं है ना? क्यों नहीं लग रही? क्योंकि जो रिजिट्स एंड फरो में जो फरो है वहां तो मेहंदी का कलर भर गया, तो अब रीड कैसे करेगा? तो मेरा सबसे आसान तरीका ये है कि गरम तवे पे 5 उंगलियां 1 सेकंड के लिए रखिए और हटा दीजिए। सर मेरी जो दादी है उनका कभी बायोमेट्रिक होता ही नहीं है। सर ऐसा क्यों? उनका मतलब कभी भी फिंगरप्रिंट आप ले ही नहीं सकते। आधार के लिए भी मतलब 5-6 बार अप्लाई किया और लास्ट में रिजिट्स, क्योंकि रिजिट्स और फरोज जो भी हमारी स्किन में बने हुए हैं, ये बेसिकली मतलब एजिंग प्रोसेस के हिसाब से भी कम होते जाते हैं विद, क्योंकि स्किन हमारी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, आपको पता नहीं चलता, बट हर दिन आपकी स्किन बदलती है। आपने अगर जूलॉजी में स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो स्किन में 4 लेयर होती हैं। जो ऊपर वाली लेयर होती है वो डेड स्किन होती है और सबसे नीचे वाली लिविंग होती है। तो स्किन हमारी रोज बदलती है, हमें पता नहीं चलता, बस साबुन से हाथ धोते रहते हैं तो ये डेड स्किन निकलती रहती है, नीचे से नई स्किन आती रहती है।
तो क्योंकि हमारे रिजिट्स फॉर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है कि हमारा फिंगरप्रिंट कैसा बनेगा, बट कई बार ऐसा होता है कि डेली यूजेस के साथ हम जिन केमिकल्स के थ्रू अपनी लाइफ में एक्सपोज हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये रब कर जाएं और एजिंग के साथ भी ये कम होते चले जाएंगे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनका जब वो यंग एज में रही होंगी तब तो बन रहे होंगे, बट अब ओल्ड एज में फिंगरप्रिंट उनके बनना नहीं बन रहे, तो इसलिए वो चीज नहीं आ रही। लेकिन अगर किसी यंग पर्सन को करना है तो सबसे आसान तरीका है, आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करिए, आप गर्म तवे पे उंगली रखिए और हटा दीजिए, तो फिंगर, क्योंकि ये डेड स्किन है, आपको जलने का एहसास नहीं होगा, आप थोड़ा बहुत गर्म तो होल्ड कर ही सकते हैं, तो बिगड़ गए, फिर आप अपना फिंगरप्रिंट कभी आएगा ही नहीं, आपका अपना ग्लव्स पहनने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, फिंगरप्रिंट आएगा ही नहीं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे बहुत से तरीके सोचे जा सकते हैं कि फिंगरप्रिंट कैसे रब होगा। लेकिन ब्लड बॉडी में चेंज नहीं हो सकता, हमारा न्यूक्लियस नहीं बदल सकता, हमारा डीएनए नहीं बदल सकता, तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है जहाँ पे भी हमें लोकेट करना होता है कि हमारी अपनी आइडेंटिटी हमारे अपने ब्लड या हमारी अपनी सेल्स की वजह से आएगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। हालांकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरी तरीके से डेटा बेस्ड है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिर्फ लर्न करनी है ना, तो उसी से है। अगर आप अभी नोट नहीं कर पाएंगे तो हम आप मतलब जो आपको पीडीएफ मिलता है आप उससे भी चीजों को देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही सकते हैं ना, राइट नाउ सब लोग ले सकते हैं जितने लोग भी कॉल पे हैं। यस सर। है ना, ले सकते हैं ना, क्योंकि मैं लिखूंगा। चलो फिर देखते हैं इसे, चलो ठीक है, हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इट्स बेटर कि हम शुरू करें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP कहलाता है, ये लास्ट टॉपिक है। ह्यूमन का जीनोम कितना है वो मैंने आपको कहीं पे जब लिंकेज ग्रुप पढ़ाया था तब बताया था कि वी हैव 24 क्रोमोसोम्स। ऑब्वियस है कि ह्यूमन मेल इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ह्यूमन मेल में एक्स और वाई दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है और उनके जीन्स भी अलग अलग होते हैं। फीमेल में XX होता है तो एक ही X क्रोमोसोम के जैसा होगा। तो हमें ह्यूमन जीनोम अगर पूरा पढ़ना है तो 24 क्रोमोसोम्स को स्टडी करना होगा। और कितने जीन्स हैं टोटल हमारे पास 24 क्रोमोसोम पे, किसी भी जीन का फंक्शन क्या है, उस जीन की पोजीशन क्या है, वो जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे है या 11 पे है या 20 पे है या वाई क्रोमोसोम पे है, लाइक दिस। फिर जीन है तो जीन का मतलब है डेफिनेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, तो ईच एंड एवरी न्यूक्लियोटाइड, ये ए के बाद जी आएगा, जी के बाद टी आएगा, टी के बाद ए आएगा, लाइक दिस। हमें हर एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस भी पता करना है, इवन एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को भी स्किप नहीं करना है। ईच एंड एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द बॉडी कौन किसके बाद आएगा ये सब भी पता करना है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। स्टार्टिंग में सारी चीजें डेटा बेस्ड हैं, आप सीधे सीधे उनको नोट कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल था, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री ने मिलके किया, कोलैबोरेटिव है। रिसर्च प्रोग्राम, बहुत सारे कंट्री का कोलैबोरेशन था, इंटरनेशनली एक प्रोग्राम डिसाइड किया गया है, जिसका मेन गोल क्या था? मेन गोल ये था कि हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने जीन्स हैं और उन सारे जीन्स का क्या फंक्शन है और जीन का एग्जैक्टली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, सारी चीजें। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट मैपिंग। कंप्लीट मैपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, उनको समझना भी है कि उनका सीक्वेंस और उनका रोल क्या है। कंप्लीट मैपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग।
एंड दैट इज कॉल्ड ह्यूमन जीनोम। हमारा जो पूरा जीनोम है, उस जीनोम के अंदर जितनी भी जीन है, उन सारे जीन्स की फंक्शनिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और उन सब का रिकॉर्ड रखना, ये सारा कुछ इसके अंदर था। तो ये मेन गोल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कहला, ये इंपॉर्टेंट था। 13 साल का था। इट्स ए मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट में 13 ईयर्स का प्रोजेक्ट है ये। 13 ईयर लग गए कंप्लीट होने में, है ना। इसको स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेटेड बाय, ये सब डेटाबेस चीजें याद करना है आपको। यूएस, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, DOE, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH, ये कहलाता है DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। जैसे हमारी बॉडी में जो फंडिंग करते हैं वो CSIR करते हैं। हमारी बॉडी का मतलब है हमारी गवर्निंग बॉडी। जो CSIR है वो इंडिया की फंडिंग एजेंसी है। इंडिया में जितना भी साइंटिफिक रिसर्च होता है उसको पैसा देने का काम ये करता है CSIR। और जो मेडिकल से रिलेटेड हमारी बॉडी में कुछ भी है, हमारे इंडिया में जो भी फॉलो होता है, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI है। ऐसे US में जितनी भी फंडिंग करने का, रिसर्च फंडिंग करने का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो DOE है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। और वहां पे जितना भी हेल्थ से रिलेटेड है वो सब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वो गवर्न करता है। तो NIH और DOE ने मिलकर इसको कोऑर्डिनेट किया था और 13 साल का ये प्रोजेक्ट था। इसको स्टार्ट किया गया था 1990 में। इट वाज लॉन्च्ड इन 1990। इसका जो पहला ड्राफ्ट था, मींस कितना काम हो चुका है, इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 11 साल के बाद। ड्राफ्टेड इन जर्नल नेचर। नेचर एक जर्नल है, मोस्ट रेपुटेड साइंटिफिक जर्नल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे 1 नंबर पे जो जर्नल है जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश होती है वो जर्नल नेचर है। तो जर्नल नेचर के अंदर फरवरी 2001 में, मतलब 11 साल के बाद, इसका पहला ड्राफ्ट जो है वो जर्नल नेचर में पब्लिश किया गया था कि हमने 11 सालों में इतना काम कर लिया है, थोड़ा बहुत जो बचा है वो आगे 2 सालों में और हो जाएगा। तो 13 सालों में ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया तो इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट में आगे जाते गए लगा कि और कंट्री को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अकेले US या UK ये सब मिलके नहीं कर सकते। तो बहुत सारे कंट्री बाद में इन्वॉल्व होते गए। तो ड्यूरिंग द अर्ली ईयर, आपकी बुक में दिया है, स्टार्टिंग के कुछ सालों में जो वेलकम ट्रस्ट था जिसने बहुत सारे कंट्रीज को इन्वॉल्व किया, दैट वाज UK, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद लेटर ऑन और कंट्री जुड़ते गए। US के बाद UK आया, फिर उसके बाद आप पढ़ोगे बुक में तो लिखा है कि जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है ना, चाइना है, ये सारे कंट्री भी इसके साथ जुड़ते गए। और फिर ये प्रोजेक्ट फाइनली 2003 में कंप्लीट हुआ, कंप्लीटेड इन 2003। तो 13 इयर्स का ये मेगा प्रोजेक्ट हो गया। DNA सीक्वेंसिंग या ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग से हम बेसिकली क्या कर पाएंगे, जब इस चीज पे सोचा गया तो ये हुआ कि जो पॉसिबिलिटीज देखी गई कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं अगर हम ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस कर लेंगे, तो आने वाले टाइम पे हम क्या क्या कर पाएंगे इस सीक्वेंस को यूज करके। तो उसमें एक ये चीज थी कि जो DNA में वेरिएशंस है उनका इफेक्ट पता करना, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ DNA वेरिएशंस, मोस्ट ऑफ द केस में अर्ली डायग्नोसिस करना, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। जैसे कई बार कहते हैं ना कि अगर ये डिजीज पहले पता चल गई होती तो शायद इसका पॉसिबल कंट्रोल निकाल लेते, और अगर पहले से पता होगी तो हम प्रिवेंशन ही कर लेंगे, हमें क्योर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बट हम पहले पता कर नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज में क्या हमारा ह्यूमन जीनोम कोई वर्क कर सकता है। और डेफिनेटली इवोल्यूशनरी बायोलॉजी तो है ही, ह्यूमन का इवोल्यूशन और उस सबको स्टडी करने में
ह्यूमन जीनोम का रोल है, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को भी, ह्यूमन बायोलॉजी को स्टडी करने में भी इसकी पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो या कभी न्यूज वगैरह में सुनते हो कि किसी एक एरिया में हर साल एक पर्टिकुलर डिजीज होती है, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। जैसे आपने सुना हो तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस गोरखपुर के आसपास की जो बेल्ट है उसमें हर साल होती है, और जितना मुझे याद है पिछले 10 सालों का अगर मैं देखूं तो 10 सालों से हर साल हो रही है। हर साल जो इन्फेंट्स होते हैं, जो यंग एज के बच्चे हैं, वो उनकी एक मास में डेथ होती है। बट हम अभी तक ना तो क्योर पता कर पाए कि उसको हम कैसे रोकेंगे, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो मॉर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, कुछ नहीं। और इवन ये भी नहीं पता कर पाए कि वो गोरखपुर की बेल्ट में ऐसा क्या है कि और कहीं तो होती नहीं है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो बीमारी क्यों होती है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनके जीनोम में, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हो रहा है वो डीएनए से हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी कुछ है, परसेप्शन भी है अगर एनवायरमेंटल स्टिमुलस का, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन बनती है डीएनए से। पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो इट मीन्स कि प्रोबेबली डीएनए में कोई तो ऐसी चीज होगी जो हमें किसी डिजीज के लिए ससेप्टेबल, मतलब वीक बनाती है, या किसी डिजीज के लिए रेजिस्टेंस हमें देती है। तो क्या हम ये पता कर पाएंगे? क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा तो शायद हम कोई प्रिवेंशन देख सकें। चलो क्योर नहीं है, वायरल डिजीज है, नहीं कोई वैक्सीन बना पाए, तो शायद हम कोई क्योर दे पाए, शायद हम प्रिवेंट कर पाए उस चीज को। तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी तो ट्रीटमेंट भी इजी हो जाएगा। इस सब में भी ह्यूमन जीनोम का पूरा रोल आ सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हो रहा है, अगर एक वायरस से लड़ने की पावर भी हमें हमारा डीएनए दे रहा है, तो डीएनए को स्टडी करके हम ये पता कर पाएंगे कि हम कौन कौन से वायरस से लड़ सकते हैं। कल को कोई ऐसा वायरस आ गया तो हमारी बॉडी लड़ लेगी, ऐसा वायरस आ गया तो बॉडी ससेप्टेबल है, नहीं लड़ पाएगी, तो फिर उससे बचने के तरीके हम पहले से ही तैयार कर लेंगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ लेके चल रहे थे। जहां तक इवोल्यूशन की स्टडी की बात है, तो कहने को तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, बट हमने ऐसे भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम सीक्वेंस किया जो हमें इवोल्यूशन को समझने के लिए चाहिए। दोज आर कॉल्ड मॉडल ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन जीनोम में ह्यूमन का जीनोम तो सीक्वेंस हो गई, लेकिन ऐसे भी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनिज्म को हम लेके आए जिनसे हम बायोलॉजी को समझ सकें कि एक बैक्टीरिया से लेके और होमोसैपियंस तक जो इवोल्यूशन आपको पढ़ाया जाता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंगी, वायरस, तो इस सबको हमें एक दूसरे से रिलेट करने में हेल्प मिल सके। सो दोज आर कॉल्ड नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन के अलावा भी ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनका सीक्वेंस इसी प्रोजेक्ट में किया गया। तो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जीनोम सीक्वेंसिंग। इनकी भी सीक्वेंसिंग की गई कि जो ह्यूमन नहीं है उनको भी हमने सीक्वेंस किया, और फिर इनका पॉसिबल रोल ढूंढा गया। इनका रोल क्या आएगा? रोल डिपेंड करता है इनका। नॉन ह्यूमन का रोल क्या है, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का रोल क्या आएगा? वो हेल्थ केयर में हो सकता है कोई एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प कर दे, है ना। एग्रीकल्चर में हो सकता है कोई सिंगल सेल का प्रोटिस्टा या प्लांट है लाइक क्लोरेला या स्पारुलिना, जो हमें फूड भी दे सकते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, EURE, एनर्जी प्रोडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल रेमिडिएशन। जैसे बहुत सारे पोल्यूटेंट को ट्रीट करने के लिए हमें बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, तो अगर हमें बैक्टीरिया का जीनोम पता होगा तो हम पोल्यूटेंट को डिग्रेड करने के लिए उन्हें मॉडिफाई कर पाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल रेमिडिएशन। एनवायरमेंटल लिखा है, रेमिडिएशन। एनवायरमेंट में जो पोल्यूटेंट है उनको रेमिडिएट करने के लिए। जैसे आपने कभी सुना हो या बायोटेक में आप आगे पढ़ेंगे कि ऑयल स्पिल्स, जहाँ पे तेल के कुएं हैं वहां पे तेल की बूंदें गिरती ही होंगी। तेल निकालोगे तो तेल की बूंदें तो गिरेंगी, और अगर ऑयल की लेयर आ जाएगी पानी के ऊपर तो नीचे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाएगी। अब ऑयल को डिग्रेड करने के लिए क्या करेंगे? ऐसा तेल जो समुद्र की सरफेस पे जाके फैल गया उसको हटाया कैसे जाएगा? तो ऑयल को डिग्रेड करने के लिए फिर हमने एक बैक्टीरिया डिजाइन किया, बनाया, ह्यूमन ने बनाया। उसको नाम दिया सुपरबग। उसे हम कहते हैं स्यूडोमोनास प्यूटिडा। आपको बायोटेक में पढ़ाया गया होगा, नहीं तो मैं आपको
एनवायरमेंटल पोल्यूशन जब पढ़ाऊंगा तब ये लाइन आएगी। तो वो भी हमने बनाया क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ऑयल को डिग्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ये एंजाइम चाहिए। ये एंजाइम हम बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं, इस एंजाइम को बनाने वाला जीन, और बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा तो वो एंजाइम बनेगा, एंजाइम बनेगा तो वो ऑयल डिग्रेड हो जाएगा, लाइक दिस। तो बहुत सारे ह्यूमन और नॉन ह्यूमन को भी इन्वॉल्व किया गया क्योंकि उससे हमारे बहुत सारे पर्पस सॉल्व हो रहे थे। जब आप एक बड़ा काम कर रहे हैं तो बड़े काम के साथ साथ आपने जो है वो छोटे छोटे काम भी बीच में इंक्लूड कर लिए। सो लाइक दिस हमने नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को भी सीक्वेंस किया जो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन और एनवायरमेंटल रेमिडिएशन में हमारी हेल्प कर सकते हैं। फिर इसके बाद जहां तक इसकी कॉस्ट की बात है, ह्यूमन जीनोम की कॉस्ट क्या आएगी, सीक्वेंसिंग कॉस्ट। अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे तो जो एक कॉस्ट निकल के आई है वो एक बेस पेयर की कॉस्ट लगभग $3 निकल के आई है ना। दिस इज $3 पर बेस जो कॉस्ट है। और हमारे पास बेसिस कितने हैं, आपने पढ़ा था 3 बिलियन बेस पेयर हैं। इसका मतलब जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, $9 बिलियन। और वो भी ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने पे है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो बीच में कुछ चीजें और आती चली जाती हैं, फिर उनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। पता चला फाइनल प्रोजेक्ट पूरा होने में $9 बिलियन की जगह 12 या $14 बिलियन खर्च हो गए। तो फिर भी क्योंकि बुक में दिया है कि जो एवरेज कॉस्ट निकल के आई है वो टोटल जो एस्टिमेटेड है वो आई है अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। और उसका सिंपल कैलकुलेशन ये कि एक नाइट्रोजनस बेस के लिए $3 आ रही है, तो 3 बिलियन नाइट्रोजनस बेस के लिए $9 बिलियन इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी। फिर पता चला हमने डीएनए का सीक्वेंस तो पता कर लिया, नाइट्रोजनस बेस निकाल लिए, अब इनको लिखोगे कहाँ? तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जीनोम का साइज बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है उसका एक रफ डेटा दिया है कि अगर हम इसको स्टोर करें, स्टोरेज, तो स्टोरेज में अगर हम मान लीजिए हार्ड कॉपी लेते हैं, आप लिख के या टाइप करके इसको स्टोर करना चाहें, तो उसमें दे रखा है कि हमें क्या चाहिए, हमें लगभग 3300 बुक्स चाहिए, 3300 बुक्स लगेंगी। हर बुक के अंदर ईच बुक हैज 1000 पेजेस और उसमें 1000 बेसेस हैं पर पेज। एक पेज पे 1000 बार ATGC लिखा गया है और ऐसे 1000 पेज की एक बुक है, और हमें टोटल बुक्स कितनी लगेंगी, 3300। तो हम पूरा जीनोम लिख पाएंगे। 3300 बुक, हर बुक के अंदर 1000 पेजेस और हर पेज पे 1000 बार ATGC लिखा हुआ है इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये हमारा हार्ड कॉपी में पूरा जीनोम लिखा जा सकता है। अब पता चला जब आप पढ़ने बैठो कि मुझे फॉर एग्जांपल हेयर कलर का जीन देखना है, तो पता चला कि आपको 2 बुक निकालनी पड़ेंगी, पेज नंबर 270 से लेके पेज नंबर 780 तक जो है वो हमारा जीन है, पेज ही पलटते रह जाओगे। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप एक जीन की स्टडी करने के लिए पता चला 3300 बुक्स में से एक बुक निकाल रहे हैं, फिर बुक्स में पेजेस पलट रहे हैं और यहाँ से शुरू होके यहाँ तक खत्म होके ATGC लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हमें इसको रखना होगा सॉफ्ट कॉपी में। और अगर इसको सॉफ्ट कॉपी में रखोगे तो भी प्रॉब्लम है कि डेटा को रिट्राइव कैसे करोगे। अगर आप सोचो कि फ्लॉपी या हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में, या फिर आप एक 1 TB का, जैसे मान लीजिए आपके लैपटॉप से कंप्यूटर आते हैं, तो इन सब से काम नहीं चलेगा। हमें एक सुपर कंप्यूटर चाहिए कि सिंगल क्लिक पे वो हमें डेटा रिट्राइव करके दे सके फ्रॉम द हार्ड कॉपी। 2, 3, 4, 5, 10, 12 रैम से काम नहीं चलेगा। हमें 12 GB की रैम तो रीड ही नहीं करेगी। आप रीड करना शुरू करोगे, आज क्लिक करोगे, कल जाके फाइल खुलेगी। तो इतना कौन पेशेंट, इतने इंतजार कौन करेगा? तो इस सब के लिए क्या चाहिए, डेटा जो जनरेट होगा उसके लिए फिर सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ी। और सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ी तो सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए, उनको रिट्राइव करने के लिए सॉफ्टवेयर भी बनाए गए। CSIT के बंदों को भी इन्वॉल्व किया गया कि इंफॉर्मेशन तो बायोलॉजिकल है,
लेकिन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इंजीनियर्स हैं उनको बुलाया गया कि सुपर कंप्यूटर और डेटा रिट्राइव करने की टेक्निक बनाओ। यहाँ से एक नई ब्रांच आ गई जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की स्टडी यूजिंग द सॉफ्टवेयर, उसको नाम दिया गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना। तो सॉफ्ट कॉपी में जो डेटा जनरेट हुआ है, डेटा जनरेटेड इज स्टोर्ड इन सुपर कंप्यूटर्स। यहां से न्यू ब्रांच आ गई, न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इसको नाम दिया गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जो इंजीनियर्स हैं, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती है, आईआईटीज में बीटेक और एमटेक कराया जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो जैसे आप सीएसआईटी में जावा C++ लैंग्वेज यूज करते हो, लैंग्वेज यही है, बस जो आप इंफॉर्मेशन डालोगे वो किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर या कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। हमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो डीएनए की होगी, आरएनए की होगी, या प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है तो उनकी इंफॉर्मेशन होगी। सो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो रोल है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का आता है। तो यहाँ से नई ब्रांच आ गई। सबसे ज्यादा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज होता है ड्रग डिजाइनिंग में, किसी ड्रग को डिजाइन करने में, कि अगर हम ड्रग में ये फंक्शनल ग्रुप लगा दें या हटा दें, कार्बन को यहाँ से यहाँ कर दें, बॉन्ड को ऐसे बना दें, तो ड्रग की रिएक्शन बॉडी में बढ़ेगी या कम होगी, लाइक दिस। इसे हम ड्रग डिजाइनिंग कहते हैं। तो ये सब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ाया जाता है कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को आप यूज कैसे कर सकते हो यूजिंग द डेटा रिट्राइवल एंड सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी। तो इस सब की जरूरत पड़ी तो ये भी बनाए गए, पहले बनाए गए फिर उनको यूज किया गया। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो चीजें हैं, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मैंने आपको बताया। फिर आता है कि जो HGP के मेन गोल क्या क्या हैं, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या है, किस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे जो है वो होगा। ऐसा माना गया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले कि हमारी बॉडी में लगभग 20 से 25 हजार जीन होंगे। 24 क्रोमोसोम में जो टोटल नंबर ऑफ जीन है वो कितना, अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन्स है। तो हर जीन के बारे में पता करना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ 20 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। सारी जीन पता करनी है आपको। ये 20 से 25 हजार जीन जो हमारे 24 क्रोमोसोम पे हैं, इनको पता करना। फिर हर एक जीन का सीक्वेंस पता करना, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ, कितने बेस है हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन 10⁹ बेस पेयर्स। तो सारे बेस पेयर्स का सीक्वेंस पता करना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के हिसाब से 3 बिलियन बेस पेयर है, तो किसके बाद क्या आएगा। टोटल तो 4 ही बेस पेयर होते हैं डीएनए में, ATGC, लेकिन जो टोटल नंबर है किसके बाद क्या आएगा, ये सब पता करना भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का रोल। फिर जो ये इंफॉर्मेशन आई है उसको स्टोर करना है, तो स्टोर द इंफॉर्मेशन, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस। ये फिर इस डेटाबेस में आपने सुपर कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर तो कर ली, अब इसको रीड करना है, इसको स्टडी करना है, तो उसके लिए जो टूल्स बनाने हैं वो भी हमें चाहिए। टू इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। ये आ जाएगा। अब मान लीजिए DOE ने या NIH ने मिलकर ये काम कर तो लिया, बट अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस के गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो भी यूज है पॉसिबली वो सब प्राइवेट फर्म्स करती हैं। लाइक कोई मेडिसिन बनानी है हेल्थ केयर में, कि ह्यूमन जीनोम के अकॉर्डिंग बनानी है जो ह्यूमन पे ज्यादा असरदार हो, तो बनाएगी तो कोई प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो इस इंफॉर्मेशन को जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की है, इसको प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना,
और जब गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर में जाती है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी डिसाइड किए जाते हैं। तो एक ये कि टू ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, किसको, टू इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रीज हैं, टू इंडस्ट्रियल या प्राइवेट सेक्टर। अब जब प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दी जाएगी तो ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि इसका कोई मिस यूज ना हो, है ना। तो ये भी है टू एड्रेस, ये भी देखना, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। ये नीट का ही क्वेश्चन है, ELSI पूछा गया था कि ELSI स्टैंड्स फॉर, तो एनसीईआरटी में दिया है एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज, जो हो सकता है कि आगे आ जाएं फ्रॉम HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। अब ELSI क्या चीज है? ELSI ये है कि जैसे मान लीजिए एथिकल क्या है, लीगल क्या है, सोशल क्या है। सबसे पहले हम लीगल की बात करते हैं कि लीगल इश्यूज क्या क्या हैं। मान लीजिए अगर आपको पता है कि हमारी बॉडी में हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो ये है, जो हमारी बॉडी में हाइट बढ़ाता है, और क्योंकि मुझे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अपना पता है, हमें अपना सारा सीक्वेंस पता है जीन का, तो आप जो क्लिनिकल रिसर्चर होते हैं जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे स्टडी करते हैं, जो इसको गवर्न करते हैं, तो आप किसी क्लिनिकल रिसर्चर के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि मुझे आने वाले बेबीज में हाइट ज्यादा चाहिए। एक कपल गया और वो इस चीज के साथ गया कि मुझे अपने बच्चे की हाइट जो है वो ज्यादा रखनी है। तो जब प्रेगनेंसी होगी तो जाइगोट में या जो जेनेटिक चेंजेस किए जाएंगे वो किए जा सकते हैं, और सो दैट बेबीज के अंदर हाइट अच्छी आएगी। तो इसकी भी एक रेंज है। यहाँ पे भी एक लीगलिटी वाली बात आती है कि आप इससे ज्यादा ह्यूमन की हाइट नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि अगर हाइट ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, कल को आप ये आइडियोलॉजी लेके जाएं कि मेरा बच्चा तो लंबाई में ज्यादा होगा, पैर लंबे होंगे तो चीजों या डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लेगा, तो पता चला हर बार दौड़ में तो फर्स्ट वही आएगा, हर बार ओलंपिक या एशियन गेम्स के अंदर मेडल वही लाएगा, क्योंकि आपने उसको उसके हिसाब से जेनेटिकली डिजाइन कर दिया। तो दैट इज इलीगल, वो आप नहीं कर सकते। हाइट कम है, ज्यादा कर सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट लिमिट, एक लिमिट डिसाइड की गई है लीगल की, इससे ज्यादा ह्यूमन की हाइट नहीं बनाई जा सकती अगर हम बना रहे हैं तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। ऐसे मान लीजिए कोई एथिकल इश्यूज है, एथिक्स के साथ छेड़खानी नहीं करनी है कि ह्यूमन तो ह्यूमन है ही, आप कहें कि मैं डीएनए चेंज करके देख लेता हूँ, ह्यूमन की जगह कुछ और बन जाएगा तो क्या बनेगा। तो ह्यूमन पे एथिकल रिसर्च पे बैन लगा रखा है कि आप जैसे मूवीज में तो आप देख लेते हैं कि म्यूटेंट्स बना दिए गए, लेकिन एक्चुअली वो म्यूटेंट्स नहीं बनाए जा सकते, वो इलीगल रिसर्च है, वो एथिकल के बियॉन्ड है कि आपको एथिक्स ह्यूमन से ह्यूमन ही बनाना है, वो नहीं करना है। सोशल इश्यूज नहीं आने चाहिए कि लाइक आपको लगता है कि ये वाली कॉलोनी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स या बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के लिए है, तो यहाँ पे ऐसे लोग नहीं रह सकते, तो उनके जीन्स आपने हटा दिए जो सोशल नॉर्म्स के हिसाब से आते हैं ना। एक मेंटल सेटअप भी तो होता है लोगों का। मेंटल सेटअप का मतलब क्या है? पॉसिबली बिकॉज ऑफ डीएनए। तो सोसाइटी के अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते। तो हर चीज को डिफाइन किया गया ELSI में कि हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर ये है कि मान लीजिए कपल है, दोनों की आई का कलर ब्लू है और बड़े परेशान हो गए कि यार सब लोग टोकते हैं कि ब्लू आईज है, और वो कपल जाता है कि नहीं मुझे बच्चे का आई कलर ब्लैक चाहिए, तो दैट इज अलाउएबल। आप हमारा आई कलर चेंज कर सकते हैं, आपको ब्राउन आईज चाहिए कर सकते हैं। करली हेयर थे, परेशान हो गए, निग्रोस के करली हेयर होते हैं, लड़की है तो करली हेयर होंगे तो प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेट हेयर चाहिए, तो ठीक है आप स्ट्रेट हेयर करा सकते हैं जीनोम को चेंज करके। तो जो चीजें अलाउएबल है वो ठीक है, जो अलाउएबल नहीं है वो ELSI के अंदर मेंशन की गई है। तो ये भी देखना है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन से कल को कोई ऐसा इश्यू क्रिएट हो जाए जो अगेंस्ट एथिक्स हो, अगेंस्ट लीगलिटी हो, अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स हो, तो उसको कैसे रोका जाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोविजन दिए, तो वो सारी बातें भी यहाँ पे हैं। और जैसा मैंने कहा था कि मॉडल ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, जिनका सीक्वेंस भी यहाँ पे किया जाएगा, सो दैट हम ह्यूमन बायोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकें। सो देयर इज कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग।
ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, हटा दो शीट। मॉडल ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमें एवोल्यूशन को समझने के लिए चाहिए। तो एवोल्यूशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक बैक्टीरिया, है ना, बिकॉज पूरी लाइफ एक प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्ट हुई। अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ चुके हैं या इन जनरल एवोल्यूशन पढ़ चुके हैं, तो पहले जो सेल बनी होगी वो ऑब्वियस है कि प्रोकैरियोटिक सेल बनी होगी। तो फिर हमने क्या किया, हमने बैक्टीरिया यानी ई कोलाई का सीक्वेंस ले लिया, है ना। देयर इज ए प्रोकैरियोट, एक प्रोकैरियोट ले लिया, और आइडियल प्रोकैरियोट हमारे पास क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया। तो हमने एक बैक्टीरियम का सीक्वेंस कर लिया, ई कोलाई का हमें पूरा सीक्वेंस पता है। फिर एक सिंगल सेल के प्रोकैरियोट से सिंगल सेल का यूकैरियोट बना होगा, और सिंगल सेल का यूकैरियोट जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। आपने उसको बेकिंग या ब्रीविंग इंडस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा। ईस्ट एक फंगी भी है, सिंगल सेल का फंगी है, तो हमने उसको भी यूज किया, है ना। एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट ले लिया, दैट इज ईस्ट। जो ईस्ट यूज किया गया है वो है सैक्रोमाइसिस, ये जीनस है, स्पीशीज सेरेविसी, CEREVISIA। तो हमने सिंगल सेल का ईस्ट भी सीक्वेंस कर लिया। फिर अगर आप एनिमल किंगडम को स्टडी करोगे तो एनिमल किंगडम में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, एनिमल किंगडम वैसे तो आपने पोरीफेरा से कॉर्डेटा में ह्यूमन तक पूरा पढ़ा है, लेकिन अगर हम बीच बीच में लैंडमार्क ढूंढें तो हमें एक कॉर्डेट चाहिए, आइडियल कॉर्डेट। तो आइडियल कॉर्डेट में हमारा एग्जाम्पल तो हो ही गया, अपना सीक्वेंस तो हम कर ही रहे हैं। एक हमें आइडियल नॉन कॉर्डेट चाहिए, जो नॉन कॉर्डेटा के अंदर जो चेंजेस है उनको हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सके। और नॉन कॉर्डेट में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा है, आप जानते हैं, इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्लास इंसेक्टा के मेंबर, क्योंकि डाइवर्सिटी के हिसाब से इंसेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इंसेक्ट्स में हमने किस इंसेक्ट्स को सबसे ज्यादा यूज किया है, ड्रोसोफिला को, फ्रूट फ्लाई को जेनेटिक्स में यूज किया। तो यहाँ पे फ्रूट फ्लाई का भी पूरा जीनोम सीक्वेंस कर लिया गया। तो फिर हमें एक इंसेक्ट चाहिए, एंड दैट इंसेक्ट इज फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई इज ड्रोसोफिला। मिलेनोगास्टर, तो आप पढ़ ही चुके हैं, ये हो गया। फिर नॉन कॉर्डेट्स में ही इंसेक्ट के अलावा, क्योंकि इंसेक्ट्स का हम यूजली पॉसिबल यूज देखते हैं, फ्रूट फ्लाई हमारे लिए जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन में डिजीजेस को समझने के लिए हमें एक निमेटोड की जरूरत थी, बिकॉज निमेटोड्स जो हेलमिन्स एंड निमेटोड्स हैं वो पैरासिटोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया, फंगी, वायरल डिजीज तो होती ही है। तो बैक्टीरिया यहाँ से मिल जाएगा, फंगी यहाँ से मिल जाएगा, वायरस का जीनोम अलग होता है, वायरस तो एक पार्टिकल है। और अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी को छोड़ देंगे तो बचा क्या ह्यूमन में डिजीज कॉज करने के लिए, एक बचा प्रोटोजोअन्स और एक बचे हेलमिन्स एंड निमेटोड्स। प्रोटोजोअन्स सिंगल सेल के होते हैं, यूकैरियोट तो सिंगल सेल का यूकैरियोट तो है ही, यहाँ से हमें जीनोम का आइडिया मिल जाएगा। हमें निमेटोड और हेलमिन्स को स्टडी करने के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म चाहिए था, तो फिर एक फ्री लिविंग निमेटोड का सीक्वेंस किया गया, वो भी इंपॉर्टेंट है। फ्री लिविंग, ये नॉन पैरासिटिक है, मतलब डिजीज कॉज नहीं करता, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, इसका भी सीक्वेंस किया गया। दैट निमेटोड इज सिनोरैप्टिडिस। सिनोरैप्टिडिस एलिगेंस, ELEGANS। तो ये एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है, इसका सीक्वेंस भी पूरा किया गया सो दैट हम नेमेटोड और हेलमिन्थ पे फोकस कर सके। फिर आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप आपने पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में डाइकॉट और मोनोकॉट दो क्लासेस हैं। डाइकॉट की जो रिप्रेजेंटेटिव फैमिली है वो मस्टर्ड की फैमिली है। हालांकि मस्टर्ड का जीनोम बड़ा है तो हमने मस्टर्ड को तो नहीं किया। मस्टर्ड फैमिली का एक प्लांट है, उसको हम बोलते हैं अरेबिडोप्सिस थैलियाना, उसका सीक्वेंस हमने किया। तो एक डाइकॉट चाहिए था, तो डाइकॉट में हमने जो लिया है वो अरेबिडोप्सिस, एक मिनट बेटे,
थैलियाना, ये मस्टर्ड फैमिली का है। मस्टर्ड फैमिली कौन सी है? ब्रेसिकेसी। और एक मोनोकॉट चाहिए। मोनोकॉट में सबसे इंपॉर्टेंट वैसे तो वीट और मेज होते हैं, बट दोनों ही एक्चुअली पॉलीपोलाइड है। दोनों का ही जीनोम बहुत ज्यादा हमने चेंज कर दिया है। तो फिर हमें एक ऐसा चाहिए जो ओरिजिनल जीनोम के साथ हो। फॉर दैट हमने जो प्लांट यूज किया वो पैडी था, राइस, दैट इज ओराइजा सटाइवा, राइस या पैडी, धान चावल जो यूज करना चाहें। तो बेसिकली हमने एक प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट, कॉर्डेट में एक नेमाटोड और एक इंसेक्ट, और नॉन कॉर्डेट में, और कॉर्डेट में तो हमारा हो ही जाएगा, ह्यूमन जीनोम है तो ह्यूमन का तो करेंगे ही। प्लांट में एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट ले लिया, एक फंगी भी हमारे पास आ गई। तो हमने, ये सब मॉडल ऑर्गेनिज्म है। पूरे क्लासिफिकेशन में अगर आप देखो तो ये वो बेंचमार्क हैं, लैंडमार्क हैं, जहां जहां से जीनोम में चेंजेस हुए और डाइवर्स ओरिजिन की लाइन बनी। तो इसलिए इन सबको किया गया, और ये सब करते करते अप्रैल 2003 में सारा कुछ कंप्लीट किया गया था ना। दिस इज डन बाय अप्रैल 2003। वैसे भी 13 साल का प्रोजेक्ट था, तो अप्रैल 2003 तक हमने इन सारी चीजों का भी सीक्वेंस पता कर लिया था। ह्यूमन जीनोम के अलावा इन मॉडल ऑर्गेनिज्म का भी जीनोम सीक्वेंस ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, अब ये जीनोम की सीक्वेंस किया कैसे गया होगा, दैट इज मेथडोलॉजी, है ना। हालांकि डिटेल में मेथडोलॉजी नहीं है, बट जो भी टर्म्स दिए गए हैं वो सब हमें पढ़ने हैं कि हमने ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कैसे की होगी। मेथडोलॉजी अगली क्लास में कर लीजिएगा। मेथडोलॉजी पढ़ना है आपको, और उसके बाद आपको इसके यूजेस और जो फ्यूचर एप्लीकेशंस हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं, ये सब पढ़ना। अगली क्लास में ही खत्म होगा, बट अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा प्रोबेबली। नेक्स्ट सर इज, टेस्ट में कहाँ तक आएगा? टेस्ट में तो बस जितना पढ़ा दिया यही आएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ही आएगा, और जो मैंने आपको 2 हफ्ते में पढ़ाया है इसी से ही आएगा। आपका तो फोर्टनाइटली होता है, तो 2 हफ्ते में, एक फ्राइडे को छुट्टी थी 2 अक्टूबर की, तो 3 क्लासेस में जो पढ़ाया मैंने आपको उन्हीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जितना भी पढ़ा दिया, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और उससे पहले मैंने आपको जीन रेगुलेशन पढ़ाया था, ओपेरॉन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो। उससे पहले आपने ट्रांसलेशन पढ़ा था, जेनेटिक कोड पढ़ा था, टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, बस यही तक। जेनेटिक कोड से पहला तो आ ही चुका था, तो टेस्ट में आप यहीं तक मान लीजिए। नेक्स्ट वीक में जाके ये चैप्टर खत्म होगा, काफी लंबा चैप्टर। सर। हाँ बोलो। यस सर वो पेडिग्री बता दीजिए, सेक्स वो क्या पूछना था डॉमिन पर्टिकुलर आपको? सर आपने कहा था क्लास के एंड में बता देंगे। हाँ तो क्लास के एंड में बता दूंगा। बताओ अब आप मुझसे पूछे ना कि आप पूछ क्या रहे थे सर मुझे। सर पूछता हूँ 2 मिनट। हाँ सर एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट कैसे पता करेंगे पेडिग्री हाँ, में? अब डोमिनेंट करेक्टर है तो आपने पढ़ा था कि अगर डोमिनेंट करेक्टर होगा तो सिंगल जीन भी होगा तो भी एक्सप्रेशन आएगा ही, मतलब डिजीज्ड हो गई है ना, कोई डोमिनेंट में कैरियर नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि डोमिनेंट चाहे होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो तो इन एवरी सिचुएशन आएगा। तो आप हर जनरेशन के अंदर बॉक्सेस को कलर्ड किया हुआ, बॉक्सेस या सर्किल को कलर्ड किया हुआ देखोगे। अब क्योंकि वो एक्स लिंक्ड है, तो एक्स लिंक्ड है तो इसका मतलब ये है कि अगर ह्यूमन मेल में हुआ, एक्स वाई पे हुआ और एक्स पे डोमिनेंट एलील म्यूटेटेड है तो मेल को डिजीज होगी। फीमेल में डिजीज होने के लिए एक एक्स नहीं होगा, फीमेल में जब 2 एक्स आप बनाओगे तो ही वो जो है वो अपीयर होगा, और 2 एक्स में जब आप एक म्यूटेंट एलील बनाते हो तो लीथल होती हैं। इसका मतलब यूजुअली फीमेल्स आपको डिजीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि होती तो है बट उनकी डेथ हो चुकी होती है बर्थ से पहले, तो पेडिग्री में नहीं दिखाई जाती।
तो पेडिग्री में आपको हर जनरेशन में डिजीज मिलेगी और डिजीज आपको मोस्टली जो है वो मेल में मिलेगी, फीमेल में नहीं मिलेगी। इस तरीके से ढूंढते हैं। और डिसऑर्डर तो बहुत रेयर है, आपकी बुक में तो या सिलेबस में है ही नहीं, फिर भी मैंने एक एग्जाम्पल आपको लिखा दिया था, एक्स लिंक्ड विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स हाइपोफॉस्फेटेमिया, आपने सिर्फ नाम लिखा था, जिसमें विटामिन डी का पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। तो बस उतना याद है, आपको पहचानना ही नहीं होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो पेडिग्री है वो मैंने आपको बताया है कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट की पेडिग्री आपकी बुक में बनी।